अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं उस सवाल का जवाब दूँगी जो बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी पूछते हैं और इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं कि इतना लंबा अरसा जर्मनी में रहने के बाद हमने अचानक से यूके शिफ्ट होने का फ़ैसला क्यों किया? तो यूके शिफ्ट होने का फ़ैसला हमारा जो है वो अचानक नहीं था और एक तरह से अचानक था भी। जर्मनी में तकरीबन हम 10 साल रहे हैं और यहीं पे हमारी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए और मेरे हस्बैंड के पास अच्छी जॉब भी थी। बज़ाहिर हम लोग बिल्कुल सेटल्ड थे जर्मनी में, कोई हमें ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड क्योंकि पहले यूके रह के आए हुए थे, 5 साल तकरीबन यहाँ पे रहे थे ये। तो जब से हमारी शादी हुई थी तब से ही मेरे हस्बैंड ये चाहते थे कि हम यूके शिफ्ट हो जाएँ। जर्मनी में मेरी बहन रहती हैं, तो यूके में हमारा कोई भी मतलब मेरे हस्बैंड के बहन भाइयों में से भी कोई नहीं था और मेरे बहन भाइयों में से भी यूके में कोई नहीं था। तो मुझे ये था कि जब हमने रहना ही दूर है पाकिस्तान से, तो फिर क्यों ना ऐसी जगह पे ही रहें जहाँ पे हमारा अपना घर कोई हो, जहाँ इंसान आ जा सके। क्योंकि जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कितना इंसान को अकेलापन महसूस होता है जब आपका अपना कोई करीबी रिश्तेदार ना हो। तो मुझे ये था कि जब हमने दूर ही रहना है तो फिर या तो आपकी फ़ैमिली में से कोई हो यूके तो चलो ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम क्यों खामख़ा उठ के यूके चले जाएँ? जर्मनी में असल में जो जर्मन लैंग्वेज है ना, वो आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आप उसको कह सकते हैं या एक एक मुश्किल चीज़ है। जर्मन ज़ुबान इतनी आसान ज़ुबान नहीं है, जिस तरह इंग्लिश जो है वो हमने स्कूल्स में भी पढ़ी हुई है और वो पूरी दुनिया में इंग्लिश चलती है। तो जर्मन ज़ुबान जो है, एक तो वो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जर्मन कौम जो है, वो हर जगह पे अपनी ज़ुबान को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर्स भी हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में भी टीचर्स को अगर इंग्लिश आती भी हो, तब भी वो इंग्लिश में बात नहीं करते। वो यही प्रेफ़र करते हैं कि आप उनसे जर्मन में बात करें। तो ऐसा नहीं है कि हमें जर्मन ज़ुबान बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने भी जो बेसिक कोर्सेज़ हैं वो किए हुए थे। हम अपना बेसिक काम जो है वो सब कर लेते थे इसी लैंग्वेज में। छोटे-मोटे ख़त लिखना या स्कूल्स में जाके बात करनी, तो वो इतना ये नहीं था कि बिल्कुल ही हमें लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन वो जो एक इंसान को फ़ीलिंग होती है ना कि आप इंटीग्रेट हो गए हो एक मुल्क में, वो चीज़ नहीं थी जर्मनी में। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे-जैसे अब मेरी बेटी की स्कूलिंग का टाइम आ रहा था, तो जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, तो तब भी डॉक्टर्स का ये कहना था कि आपने बच्चे को बिल्कुल ज़ुबान नहीं सिखाई, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को घर में सिर्फ़ उर्दू में बात करती थी इनसे, जर्मन में बात नहीं करती थी। एक तो मुझे ये था कि जो मदर लैंग्वेज होती है, वो बच्चे को अच्छे तरीके से आनी चाहिए और मैं चाहती थी कि जर्मन ज़ुबान जो है वो तो उन्होंने स्कूलों में सीख ही लेनी है, तो उर्दू में कमी ना रह जाए और मेरे बच्चों का अच्छा साफ़ लहज़ा हो, तो इसलिए मैं घर में सिर्फ़ उर्दू में बात करती थी इनसे। लेकिन मेरे बच्चों के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने हर बार मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा कहना शुरू किया कि आपने बिल्कुल लैंग्वेज नहीं सिखाई, आपने अच्छा नहीं किया बच्चों के लिए, ये अच्छा नहीं है, ये स्कूल में जाके सेटल नहीं होंगे किंडरगार्टन वगैरह में। और जब किंडरगार्टन में इसका दाखिला हुआ, तो तब भी टीचर्स की तरफ से काफ़ी मुझे ये चीज़ सुनने को मिली कि ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको इसको जर्मन ज़ुबान भी सिखानी चाहिए थी। और कुछ ये था कि जो जर्मन स्कूलिंग है, वो आम जो बाकी दुनिया में जो स्कूलिंग है उससे थोड़ा-सा मुख्तलिफ है इनका सिस्टम। तो मुझे ये चीज़ फ़ील होना शुरू हो गई थी कि कल को अगर मुझे अपने बच्चों को खुद पढ़ाना पड़े, स्कूल का होमवर्क करवाना पड़े, वैसे तो वहाँ पे स्कूल में होमवर्क वगैरह इस तरह से नहीं मिलते, स्कूल्स में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी ये था कि मैं अपने बच्चों को घर में नहीं पढ़ा सकती, जर्मन ज़ुबान नहीं पढ़ा सकती। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो लोग जर्मनी में रहते हैं, अगर वो वहाँ पे सर्वाइव करना चाहते हैं, तो फिर ये नहीं कि थोड़ी बहुत ज़ुबान से काम चल जाएगा, आपको बहुत अच्छी जर्मन आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं जब स्कूल्स में जा रहे हैं, आप उनके टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकें, बात कर सकें, तो आपको अच्छी जर्मन आनी चाहिए ताकि आप उनको दलाइल के साथ अगर आपको कोई बात करनी है, तो आप उनको कायल कर सकें। इसी तरह जब आपने मुख्तलिफ़ इदारों में अपने काम करवाने हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस आपने अपने फ़ाइल जमा करवाई और आप चुप करके बैठ गए, आपको पीछे पड़ना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए। ख़ास तौर पे जैसे आउसलैंडर बिहर्डे वग़ैरह है, यानी जो आपके होम ऑफ़िस वग़ैरह में जाके अगर आपने कोई बात करनी है, तो ऐसी जगहों पे जाके फिर आपको बहुत दफ़ा ये चीज़ फ़ील होती है कि
आपको अच्छी ज़ुबान आती तो आप इनको ठीक तरीके से आप समझा सकते थे अपनी बात। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी कि लैंग्वेज की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान उसमें फिर पीछे रह जाता है। अब क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग भी स्टार्ट होनी थी, मेरी बेटी माशाल्लाह 5 साल की हो गई है, तो हमने ये सोचा कि या तो हम अभी मूव कर लें अगर हमने जाना है, और अगर हमने नहीं जाना तो बस फिर हम अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि हमने कहीं और शिफ्ट होना है, क्योंकि वो फिर इंसान हमेशा जो है ना वो डबल माइंडेड ही रहता है। तो और दूसरा ये भी बात एक माइंड में थी कि यूके से या यूरोप के दूसरे मुल्कों से अपने वालिदैन को अपने पास बुलाना जो है वो ज़्यादा आसान है। जर्मनी के कानून जो हैं वो बहुत सख्त हैं इस मामले में, इमिग्रेशन वगैरह के लिए ना। तो ये भी चीज़ एक माइंड में थी। इसके अलावा यूके जो है वो पहले यूरोपियन यूनियन के अंदर ही था, और दिसंबर के अंदर जो है वो ब्रेग्ज़िट हो जाना था, यानी यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकल जाना था। तो हमें जो भी हमने करना था वो हमने दिसंबर से पहले ही करना था, और उन्हीं दिनों हमें पता चला कि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के थ्रू हम अपने वालिदैन को पाकिस्तान से बुला सकते हैं। तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो गया कि चलो मेरे हस्बैंड के वालिदैन जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, तो एक वो चीज़ नहीं रहेगी कि हम अकेले हैं यूके में। वो अलग बात है कि हमने जब उनका अप्लाई किया तो उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया, बल्कि हमारे शिफ्ट होने से पहले ही रिजेक्ट हो गया था। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब फाइनल सोच लो कि या तो जाना है या नहीं जाना है, हम एक फ़ैसला कर लेते हैं। तो सच बताऊँ तो उस वक़्त ये ये एक डिसीजन लेना कि आप एक मुल्क में अच्छे भले आप बैठे हुए हो, जो बज़ाहिर मतलब बिल्कुल आप सेटल्ड हो, और आप उठ के अपनी जॉब छोड़ के बिल्कुल ज़ीरो से अपनी लाइफ़ को स्टार्ट कर लो। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है, या आप इसे कहो कि आप रातों रात आप इसको इस तरह कर लो, ये बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है। और मेरे लिए ख़ास तौर पे ये और मुश्किल था क्योंकि मेरी बहन थी वहाँ पे यूके में, हमारा अपना कोई बहन भाई नहीं था। तो एक तरह से बाजी को छोड़ना जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा फ़ैसला था। तो काफ़ी दिन जो हैं मैंने बहुत परेशानी में गुज़ारे, जैसे इंसान को समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें? क्या फ़ैसला होगा? तो उस वक़्त मुझे अपने एक बुज़ुर्ग की बात याद आई। उन्होंने बताया था एक दफ़ा, हम कुरान पाक की एक बार तफ़सीर हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर जो आयत है ना, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये जब आयत आई तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने बताया कि अगर आपने कहीं ज़िंदगी में कहीं कोई बहुत बड़ा फ़ैसला लेना हो, कहीं मूव करना हो या घर लेना हो, तो ये दुआ कसरत से पढ़नी चाहिए। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी, इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके बहुत सारे काम जो हैं आसान कर दिए थे उनके लिए, और इस दुआ की बरकत से उनको पनाह भी मिली थी, और उनकी शादी भी हुई, और रहने की जगह भी मिल गई, जॉब भी मिल गई। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा दुआ की अल्लाह ताला से, नमाज में भी और वैसे भी ये दुआ भी बहुत ज़्यादा पढ़ती रही। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे खुद ब खुद अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये चीज़ डाल दी कि हमें यहाँ से मूव हो जाना चाहिए। और इस फ़ैसले में सबसे जो बड़ी चीज़ जो मेरे दिमाग में आई, जिससे मुझे थोड़ा सुकून हुआ, वो ये थी कि लैंग्वेज की वजह से वहाँ पे मैं अपने बच्चों को ख़ुद घर में भी पढ़ा सकती हूँ। जो चीज़ बच्चा स्कूल में कवर करने में मुश्किल हो रही है, उसको उसको मैं ख़ुद पढ़ा सकती हूँ। तो मुझे लगा कि जिस तरह हर माँ-बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि जर्मनी में रहते हुए मैं उस तरह से अपने बच्चों को शायद ना पढ़ा सकूँ, जिस तरह मैं यूके में आके कर सकती हूँ। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करना ज़्यादा उनके लिए आसान था। जो जॉब वो जर्मनी में कर रहे थे वो भी सब इंग्लिश में ही थी। तो अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से उनकी जॉब जो है वो चली जाती है, तो फिर से जर्मन लैंग्वेज का इशू आएगा। तो उनके लिए भी आगे यूके में ज़्यादा बेहतरी है। और ये है कि मैं भी अगर यूके में कोई जॉब करना चाहती हूँ, तो मेरी सारी स्टडीज़ भी इंग्लिश में ही है, तो मुझे उसका फ़ायदा यूके में ज़्यादा होगा। जर्मनी में आप अगर कोई जॉब करना चाहो तो उसके लिए प्रॉपर आपको आउसबिल्डिंग करनी पड़ती है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे फिर से दोबारा वो स्टडीज़ करके
फिर जाके जॉब मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें सोच के और बस खुदा ताला ने जैसे दिल में एक एक बात डाल दी कि ये फ़ैसला हमारे लिए ठीक है। तो फाइनली हमने फिर बहुत दुआ के बाद ये फ़ैसला किया कि अब हम यूके मूव हो जाते हैं। अच्छा, जब हमने फ़ाइनल फ़ैसला कर लिया कि अब हम जा रहे हैं यूके और जर्मनी से अब हमने सब कुछ वाइंड अप करना है, तो उस वक़्त जो कोरोना वायरस है वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। ये तकरीबन मेरा ख़्याल है कि अक्टूबर नवंबर की बात होगी 2020 की। तो उस वक़्त कोरोना की वेव थी वो थोड़ी-सी कम हुई हुई थी। तो हमें लगा कि बस ठीक है, अब हालात जो है वो बेहतर हो रहे हैं। हमने इधर से अपने मालिक मकान को नोटिस दे दिया, 3 महीने का नोटिस होता है और उसके अंदर हमने ये शर्त रख दी कि अगर 2 महीने तक हमें यूके में कोई भी घर ना मिला तो फिर हम ये जो नोटिस है हम वापस भी ले सकते हैं। इधर से हमने नोटिस दे दिया और इधर से यूके हमें घर भी मिल गया। लेकिन हुआ ये कि साथ ही कोरोना की जो थर्ड वेव थी, नहीं मेरा ख़्याल है सेकंड वेव उस टाइम आई थी, बहुत ज़्यादा एकदम से यूके में केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए।